25 जून अभी थोड़े दिन पहले ही गई है और 25 जून का नाम आते ही इमरजेंसी की याद आ जाती है और इमरजेंसी का काला अध्याय इसको कहा जाता है। अब इमरजेंसी में हुआ क्या था, आज के नौजवान पीढ़ी को शायद इसकी जानकारी भी नहीं है कि उस समय किस प्रकार की प्रताड़नाएं थी, या फिर ये कहा जाए कि इमरजेंसी लागू क्यों हुई थी। पूर्व सांसद और स्वर्गीय चौधरी जगबीर सिंह जी भी उस समय जेल में गए थे। 19 महीने और 10 दिन तक उनको यातनाएं झेलनी पड़ी थी। हमारे साथ उन्हीं के ही पुत्र हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सक्रिय सदस्य हैं, कमल सिंह जी हमारे साथ हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि उस समय का दर्द क्या था। असली का दर्द तो इन्हीं को पता होगा, क्योंकि इनके फादर उस समय जेल में थे और कमल सिंह जी उस समय 8 साल के थे। 8 साल के थे तो उस समय इनको थोड़ा थोड़ा याद भी है, हमारी बातचीत इनसे हुई है। उस समय के क्या दर्द थे, आपकी बातचीत कराते हैं, आपको सुनवाते हैं। कमल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। भाई साहब, वो दर्द क्या था? वो दर्द आपके तो मेरे ख्याल से रोंगटे खड़े हो जाते होंगे उस समय का, क्योंकि आपके पिताजी उस समय जेल में थे। क्या कहेंगे आप? देखो, लंबी चौड़ी तो उस टाइम 8 साल के बच्चे की इतनी होती, लेकिन मेरे को कुछ यादें हैं कि पिताजी का जैसे चेहरा याद था। मेरे 2 साल तक वो नहीं दिखे तो थोड़ा हाथ धुंधला पड़ गया था। और मेरा छोटा भाई रिकेश, डॉक्टर रिकेश पंगाड़, जो आज वर्तमान में वेस्ट कॉलेज में लेक्चरर है, वो तो बिल्कुल छोटा था। तो जो भी कोई सफ़ेद कपड़ा पहन के आता था, मेरे दादाजी दरवाजे में बैठे रहते थे, 15-20 आदमी और भी साथ बैठे रहते थे। कोई सफ़ेद कपड़ा पहन के पिताजी का पूछने, परिवार का हालचाल पूछने आते तो कहता था ये मेरे पिताजी हैं क्या। यानी उनको अपने पिताजी की शक्ल भी याद नहीं थी। और मेरे को इतना था कि 2 साल तक नहीं आए तो मेरे को भी ये लगता था। और ऐसा था कि एक बार छोटे भाई को चोट लग गई थी। चोट लग गई तो उसको नज़दीक तोशाम हॉस्पिटल होता था, तो वहाँ लेके गए तो डॉक्टर भी इतने डरे होते थे कि उनको पता लग गया भाई ये मेरे दादा सूबेदार थे, रिटायर फौज के। तो आगे बोले सूबेदार साहब ये बैठ जाओ। तो उन्हें कई देर उनका स्टिच वगैरह नहीं लगाए। मेरे दादा ने क्यों लगाया, डर गए एकदम, भाई इन्हें स्टिच लग जाए तो कहीं तुम्हारी बदली कर दें या और कोई बात आ सकती है। तो माहौल ये था कि कोई भी आदमी उस टाइम सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाता था। बिजली, पानी, कानून व्यवस्था ये दूर की बात है। जो प्रदर्शन करनी होते थे उनकी संख्या तो 10 होती थी, पुलिस वालों की 1000 संख्या होती थी। ये वातावरण था, सबकी तरह दहशत का माहौल था। और जो योजना आई थी नसबंदी की, वो सरकार समझाने में विफल रही कि नसबंदी कराना ज़रूरी है, जो भी बातें थी। लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती, किसी शादी थी तो ना थी तो भी उनकी नसबंदी कर दी। सरकार का जो सोच थी वो धरातल पे प्रशासन नहीं ले पाया। उसकी वजह से एक बहुत बड़ा आक्रोश पैदा हो गया जनता के अंदर। और उस टाइम बोलने नहीं पाते, प्रजातंत्र के अंदर बोलने का और अपनी मांग उठाने का अधिकार होता है, उसको भी दमन किया गया था। और उसके बाद में जब चुनाव आए इस तंत्र के अंदर तो जनता ने उसका सबक भी सिखाया। और आज की जो सरकार है ये भी उसी डर्रे में चल रही है, ये उससे भी ज़्यादा है। बेरोजगारी ख़त्म कर दी, महंगाई है, कानून व्यवस्था है, पीने का पानी है, बिजली है, पता नहीं क्या क्या है। यानी वो तो घोषित इमरजेंसी थी और ये 12 साल से है घोषित इमरजेंसी लगा के लगे हुए हैं। और आज ये इमरजेंसी की बात करते हैं कि इमरजेंसी ख़राब थी। आपने जो लगा रखी कौन सी अच्छी बात थी? उस टाइम भी गलत थी और आज भी गलत है। कमल सिंह जी, 8 साल की उम्र थी आपकी, आपके फादर साहब जब जेल से बाहर आए, यातनाएं तो उनको दी गई होंगी अंदर। क्या क्या जानकारियां हैं आपके पास, किस तरह से वहाँ पर रहा जाता था? कुछ बताया होगा अंकल जी ने आपसे, कभी बातचीत हुई? क्योंकि काफ़ी उन्होंने जेल के अंदर एक डायरी भी लिखी थी। उस डायरी में वो कविता भी लिखते थे और रागनियाँ भी देशभक्ति की उसके लिखते थे। वो कहते थे कि भाई हम कई आदमी थे, जिसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उनके साथ थे, चौधरी जगन्नाथ जी, चौधरी हिरानदारी जी, चौधरी अतर सिंह नांडीवाला, ठाकुर वीर सिंह का पूरा परिवार था, लाल सिंह जी थे, ठाकुर वीर सिंह जी थे, जितेंद्र सिंह जी थे। और बापुड़ा के भी थे, एक हमारे महाजन समुदाय समुद्र रखने वाले थे, कामिड़ भल्ले राम जी थे, चौधरी ईरानदारी का तो मैंने बताया है। ऐसे कई वो थे। तो वो रहते थे और उनको किसी को मिलने नहीं दिया जाता था। और खबर भी घर वालों तक, आज तो टेलीफोन का माध्यम कर दिया, जेल के अंदर आप बात कर सकते हैं। उस टाइम खबर भी नहीं आती थी। कोई एक आधा कभी कभी जाता था, बताता भाई ठीक है या जो भी है। तो वो एक परिवार के लिए तो बड़ा कष्टदायक था। और उस टाइम जो परिवार के दूसरे सदस्य थे
उनको भी यातना सहन नहीं करती थी। कोई कर्मचारी था, जैसे जगन्नाथ की जो हमारी ताई है वो टीचर थी, उनकी बदली दूर कर दी गई थी। इसी प्रकार और परिवारों को भी काफ़ी उस टाइम में यातना सहन करनी पड़ी। और लेकिन एक जुनून था उस टाइम, सरकार का विरोध करना, जन विरोधी नीतियों का विरोध करना बहुत कम आदमी थे। उनमें ये आदमी थे जिनका हमने जिक्र किया, उसमें मेरे पिताजी भी शामिल थे। तो वो जो उन्होंने बताया कि जेल के अंदर हमने संकल्प लिया था कि जब सरकार आएगी तो सबसे पहले जो अफसरशाही का डर है वो निकालेंगे, और जो नौजवान 65% है उनके चुनाव बहाल कराएंगे, किसान के लिए काम करेंगे। और उस टाइम हुआ भी, जब सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बदली और इसमें वो भारत के देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी आई, चाहे रही कितने सालों, लेकिन उन्होंने ये काम करके दिखाया। आज जो हम अधिकारियों से बात करते खुल के या अपने मांगों के लिए जगह जगह प्रोटेस्ट करते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, ये उसी टाइम की देन थी, उन्हीं युवा तुर्कों की देन थी जिन्होंने डर निकाला था कि जनता की अब उन्हें हकों की आवाज़ उठा सकते हो। तो ये बात पिताजी ने काफ़ी बताई और कहा कि भाई ठीक लड़ाई लड़ते वाला व्यक्ति कभी जेल में तो जाता ही है, और मुद्दों की लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर वो बगैर मुद्दों की लड़ाई लड़ते हो तो ठीक नहीं है। सरकार अगर अच्छा काम करती है सरकार की सराहना करो, और जहाँ सरकार खराब काम करती है उसका विरोध करो। ये सारी बातें उस टाइम थी। 67 से लेकर जो स्वतंत्र तक का टाइम निकला था 10 साल का, उसमें सारी बातें आई। 75 से स्वतंत्र तक जो है इमरजेंसी लागू रही। आपके फादर साहब 18 महीने 10 दिन तक जेल में रहे। हालांकि जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि मिलने भी नहीं देता था, कोई सफ़ेद कपड़े में आता था तो आपको लगता था कि शायद फादर साहब को रिहा कर दिया। एक मन में आता भी होगा कि यार फादर साहब जेल में हैं। हालांकि आपकी उम्र बहुत छोटी थी, उस समय 8 साल के थे, पता भी नहीं होगा कि राजनीति होती भी क्या चीज़ है। मैं उस टाइम तो नहीं पता, लेकिन इतना मेरे को याद था कि वो इनकलाब जिंदाबाद के उन्होंने नारे लगाए थे। उनको पकड़ के जब ले गए थे तो उनका एक नारा मेरा भी याद है। उन्होंने कहा था इनकलाब जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद, पहले भी हम लड़े थे आगे भी हम लड़ेंगे, पहले भी हम जीते थे आगे भी हम जीते थे। ये नारे मेरा भी याद है और वो नारे अब तक मेरा साथ दे रहे हैं। इस तरह की बातें जब हम लोग करते हैं कहीं ना कहीं पूर्व में भी चले जाते हैं। उस समय की पिक्चराइजेशन भी दिमाग के सामने आती है, दिमाग के सामने ऐसा लगता है कि वो चीज़ चल रही है। जैसे क्या लगता है आपको उस समय जो हालात थे, क्या किस तरह के हालात थे? जिस प्रकार सड़कों पर नारेबाजियाँ होती थी, पुलिस पीछे रहती थी, क्या आपको याद? मैं वही तो कह रहा हूँ ना जी, उस टाइम में जनता की आवाज़ उठाने वाले बहुत कम लोग होते थे। जो जनता की आवाज़ उठाते थे उसी आवाज़ पे वो रहते भी थे। जैसे अंग्रेजों का शासन था, तो वही तो बता रहे हो ना। तो 47 में जैसे देश हमारा आज़ाद हुआ और उसके बाद में 75 में इमरजेंसी लगी, उससे पहले जो लोगों की जो अंदर डर था ना, अंग्रेज़ों का डर था। फिर सरकार तो चेंज हो गई थी, भारत देश में बड़ा संविधान आ गया था, लेकिन वो जो सरकार की नीतियाँ थी, कुछ नीतियाँ ठीक भी थी, कुछ बहुत गलत थी। उनका जब विरोध करने वाले व्यक्ति चंद लोग होते थे, और चंद लोग भी मतलब ऐसी बात नहीं, पढ़े लिखे लोग भी थे, वकील भी थे, उसमें डॉक्टर भी थे, उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो वो लड़ाई है ना आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। और संविधान के दायरे में रह के अगर लड़ाई लड़ी जाती है किसी भी मुद्दे के ऊपर, किसी समस्या के ऊपर, तो वो उस टाइम की देन थी। ये मैं मानता हूँ कि जो 75 की स्वतंत्र के बीच में जो टाइम था, उस टाइम में लोगों के अंदर जो डर था, वो डर को उन्होंने दूर किया था कि डरने की जरूरत नहीं है। आपको जेल में डाल सकते हैं, आपको यातना दे सकते हैं, लेकिन अपने मुद्दों से नहीं भटकना आपने। तो उस टाइम उन्होंने करके दिखाया था। उस टाइम जितने भी हमारे देश के नेता थे सब ने मिलकर काम किया। तो गांधीवादी तरीका था उनका, मुद्दों की लड़ाई थी, और मुद्दों की लड़ाई थी इसलिए वो जीते भी सही, और 18 महीने के बाद 19 महीने के बाद जो है वो फिर जेल से रिहा भी होकर के आए। तो कमल सिंह जी, लगातार आपने देखा वो दिन, वो दौर भी आपने देखा जब इमरजेंसी थी। 8 साल के थे आप लोग, स्कूल में जाते होंगे मेरे ख्याल से उस समय? स्कूल में था, मैं तो नज़दीक स्कूल था उसमें जाता था, और मैं वो 3री क्लास में पढ़ता था, क्योंकि उस टाइम 6 साल का बाद में तो नाम लगाए थे। तो तीसरी क्लास में था। मेरा थोड़ा थोड़ा याद है, भाई के चोट लगी वो मेरे याद है। और जो दरवाजे में हमारे दादाजी के पास बैठते थे लोग, और जब कोई आता था तो ये लगता था कि मुझे पता जेल, मुझे पता भी नहीं था जेल क्या है। खैर उसके बाद मैं भी कई बार जेल में गया हूँ स्टेशनों में, लेकिन उस टाइम मुझे नहीं पता जेल क्या होती है, जेल किस चीज़ का नाम है। तो वो पता लगता है कि जेल में है, आएंगे बाहर अंदर रोक रखे हैं, ऐसे कर रखे हैं, वो सारी बातें होती रहती थी। तो उस टाइम ये था कि भाई पता नहीं पिताजी किस हालत में होंगे, माता जी से जिक्र सुनते थे
और दूसरी मेरी बुआ जी, उनसे मेरी दादी थी, मेरी चाची, पिताजी की चाची थी, ताई, उनसे सबसे सुनते थे कि वैसे ऐसे उनको जेल में रोक रखा है। पहले तो ये था कि जेल में भाई कोई अपराध करने वाला ही जाता होगा, तो बाद में उन्होंने बताया भी ये अपराध नहीं है, तो जनता के मुद्दे उठाए थे, जनता सरकार के खिलाफ जनता की लड़ाई लड़ी उसमें गए हैं। फिर उन्होंने बताया भी जिस प्रकार से आज़ादी से पहले भगत सिंह और ये दूसरे गांधी जी, नेहरू जी, ये सारे नेता गए थे, उसी प्रकार की जेल से जब बाहर आए होंगे तो उसमें फक्र भी हुआ होगा कि मेरे हमारे फादर ने जनता की लड़ाई लड़ी। हाँ बेशक से बिल्कुल, अगर मुद्दों पे आप लड़ाई लड़ोगे और उसके लिए आपने यातना सहन करती है तो एक सुकून तो मिलता ही है। हमें भी सुकून है इस बात का कि उन्होंने हमेशा लड़ाई लड़ी, और एक बार जेल में 3 बार जेल में काट के आए, तीनों जनता के मुद्दों पर गए थे। अब फिलहाल आप कांग्रेस में हैं, सक्रिय सदस्य भी हैं कांग्रेस के। मुद्दों की लड़ाई तो खैर आप अभी भी लड़ रहे हैं। अब किस तरह के मुद्दे हैं और पहले किस तरह के मुद्दे होते थे? और आजकल देख रहे हैं कि कांग्रेस में आप हो और कांग्रेस के अंदर गुटबाजियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हावी हैं। आपने खुद भी देखा होगा, चुनाव के समय में भी देखा होगा, अब भी आप देखो, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप कांग्रेस के अंदर हो। देखो, कांग्रेस का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है। कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराने में बड़ा योगदान भी दिया, लेकिन कुछ टाइम कांग्रेस में चाहे कोई काल रहा हो 47 के बाद में कुछ कमियां आई, नेतृत्व की कमी आई, कुछ कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां थी धरातल पर नहीं जाती थी, उस नीतियों को सही तरीके से नहीं पहुंचाया। उसमें तो कांग्रेस पार्टी के लीडर भी शामिल थे, दूसरे थे, तो वो कमियां की वजह से ही कांग्रेस पार्टी आज सत्ता से बाहर है। संगठन पर ध्यान दिया गया, और उसके बाद में जो ड्राइंग रूम की राजनीति चलती रही, इनसे नहीं तो कांग्रेस पार्टी से कोई बढ़िया पार्टी थोड़ी है कोई। इस देश के अंदर संचार क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, इस देश में जितनी कुर्बानियाँ हैं कांग्रेसी लीडरों ने कुर्बानियाँ दी हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये सारी जो कमियाँ हैं वो लड़ाई लड़ने की बात है, वो इतनी ज़रूर है कि भाई मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन धरातल पर जाके नहीं कर पाते। इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को सहन करना पड़ा लंबे तौर पर। आज भी ड्राइंग रूम की पार्टी है कांग्रेस, पहले भी थी। क्या लगता है आपको, अगर संघर्ष करना देखो, है तो मैं तो आना ही पड़ेगा? इसमें मैं एक बात आपकी दीपक जी से सहमत हूँ कि कांग्रेस पार्टी का जब संगठन बना है खासतौर पर हरियाणा में, तब से कांग्रेस पार्टी काफ़ी सक्रिय है और मुद्दे भी उठा रही है। तो संगठन बना है अभी मात्र 1 साल ही हुआ है, और उसके बाद में आ भी आएगा। और जिस प्रकार से राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, पहले तो राहुल जी की छवि ही गलत पेश कर दी थी। अब धर्म पे, जात पे इमरजेंसी का नाम लेके, मैं कहता हूँ कि ठीक, उन्होंने तो घोषित इमरजेंसी करी थी, तुम नया घोषित इमरजेंसी लगा रखी है। रोज़गार नहीं है, पेपर लीक होने जा रहे हैं, महंगाई कितनी है। आज पानी के लिए चैन्नत में कितने दिन से धरना चल रहा है, आप मुआवजे के लिए धरना चल रहा है। जो टावर लग रहे हैं उनको आप उचित रेट नहीं देते, जो मार्केट का रेट है। किसान तंग है, व्यापारी तंग है, कर्मचारी तंग है, सब तंग है। तो इसका निजात विपक्ष का संगठन ही कर सकता है। और मैं ये मानता हूँ कि अभी विपक्ष उस मुकाम पर नहीं पहुँचा है कि बीजेपी के जो इनकी जो नीति है, जो बीजेपी के काम करने क्षमता है, क्योंकि ये जात और धर्म का सारा लेके और तरह तरह की बात करके आगे बढ़ने वाले आदमी हैं। तो मैं इसका एक ही इलाज है कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पे रहे, मुद्दों को उठाती रहे, हर मुद्दे में आगे जाए। जहाँ भी बिजली पानी की समस्या है और कानून व्यवस्था की समस्या है और कोई समस्या है, ड्राइंग रूम को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। वो जितने जल्दी बढ़ेंगे उतने जल्दी से संगठन तो अभी भी आप लोगों का जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगा रहता है। आप देख रहे हो कि संगठन में भी कई जो है नेता बन गए हैं, चाहे चौधरी विजेंद्र सिंह देख लो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट देख लो, वीरेंद्र सिंह का गुट देख लो, शैलजा का गुट देख लो, रणदीप सिंह सुरजेवाला का गुट देख लो। अलग अलग गुटों में बटी हुई है कांग्रेस, जिसकी वजह से हालात ये पैदा हो गए हैं। हालांकि अभी भी कांग्रेस जो है उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल रही, अभी भी संगठन वही उसी प्रकार से गुटों में बटा हुआ है। राहुल जिसके ऊपर पूरा वो कर रहे हैं और वो जल्दी इस बारे में करेंगे। और दूसरी बात यह है कि प्रचंड पार्टी, इसके अंदर गुट नहीं है, अलग अलग काम करने की एक क्षमता है अलग अलग नेता की। सर, क्षमता तो तब होती है जब एक दूसरे का साथ दे, जब एक दूसरे की टांग खिंचाई होगी तो क्षमता का है, वो तो एक दूसरे के गुट ही है। तो उसी का कारण तो यही था ना, कि उसी का कारण ये था कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बननी थी। ये गुटबाजी की वजह से कांग्रेस नहीं आई। और दूसरी का जो बीजेपी की जो नीति थी, सातिर नीति थी, जिस प्रकार से उन्होंने अपने आप को सेट कर दिया था, वोटरों को तरह तरह की बात कर दी थी, और अपने ही आदमी बीच में भेज के कांग्रेस पार्टी के बारे में प्रचार करना शुरू कर दिया। भी कांग्रेस पार्टी की शैलजा जी नहीं आ रही, रणदीप जी ऐसे कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। उसका जो दुष्प्रचार फैलाया था,
सर चुनाव के समय में तो आपकी पार्टी का एक गुट तो कहता था कि तुम आदमी लाओ, सिर गिनवाओ, उसी हिसाब से हम नौकरियां देंगे, कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई मेरिट नहीं होगी। अगर इसी प्रकार से चलेगा तो फिर कैसे सरकार बन पाएगी? देखो ऐसी बात नहीं है दीपक जी, सरकार तो हमेशा जो नौकरियां मिली हैं कांग्रेस में मेरिट के आधार पर मिली है, और सारे जो काम हुए हैं वो सारे योग्यता के आधार पे हुए हैं, ऐसी बात तो नहीं। लेकिन ये दुष्प्रचार करने में बीजेपी बड़ी माहिर है और दुष्प्रचार कर रही है। हाँ, मैं इतनी बात स्वीकार करता हूँ, मुझे कोई स्वीकार करने में कोई नहीं। अभी कांग्रेस पार्टी में मूल ढांचे में बहुत चेंज की जरूरत है। जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो आगे लाने पड़ेंगे, और ये परिवारवाद है या दूसरी चीज़ है, इनसे निजात कांग्रेस पार्टी को देर से करनी पड़ेगी, क्योंकि जनता कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है और जनता ये सोच रही है कि कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो देश के अंदर गरीब आदमी के पास झोंक पहुँचाया था, चाहे वो इंदिरा आवास योजना थी, चाहे हर घर में नलका पहुँचाने की बात थी, नरेगा की बात थी, मनरेगा की बात थी, जो भी मजदूरी की बात थी, सब कांग्रेस पार्टी ने कराहै। लेकिन सिर्फ कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी को सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी मेरी जेब में है, उससे कांग्रेस पार्टी को आगे आना पड़ेगा। और जिस प्रकार राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जल्द ही पूरे देश के अंदर जितने भी काम करने वाले व्यक्ति हैं वो आगे आएंगे, और जो निष्क्रिय हैं वो उनको ये कह देंगे भाई आप पार्टी का प्रचार करो। काम करने वाले व्यक्तियों को संगठन में जगह दी जाएगी, और इसमें जल्द ही बहुत बड़ा आपको चेंज देखने को मिलेगा। कब तक उम्मीद रख सकते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है जो आपने कहा कि बहुत जल्दी जो है वो चेंजेस होगी, काम करने वाले लोग जो हैं वो आगे आएंगे, जो निष्क्रिय लोग हैं वो पार्टी का प्रचार करो, ठीक है आराम से घर बैठो अपने बेशक से, लेकिन प्रचार करते रहो। कब तक होने की संभावना है? ये बहुत जल्द आपको नजर आएगी। आप देखो पहले तो कांग्रेस पार्टी का आपको कोई बैनर पोस्टर नजर नहीं आता था, आप देखो हर खंभे पास कांग्रेस पार्टी के बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। और भिवानी की तो मैं बात करता हूँ, भिवानी में संगठन बनाया है और संगठन अच्छा काम कर रहा है, दोनों संगठन जो हैं ग्रामीण और शहरी। और आने वाले टाइम में मैं तो उनको कहता हूँ, सलाह भी देता हूँ भाई, जब मीटिंग होती बोलता भी हूँ, इस संगठन को और मजबूत करो और घर घर तक कांग्रेस पार्टी की नीति पहुँचाओ। और जो निष्क्रिय पदाधिकारी बाय चांस बना भी दिया है कि किसी वजह से, उसको कहो भाई आप निष्क्रिय हो, आप उसकी जगह दूसरा जो योग्य व्यक्ति कोई भी हो चाहे उसको देने का काम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी की सबसे मजबूत कड़ी होती है युवा को लेकर के। हालांकि बार बार कहा जाता है कि हम नशे के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन धरातल पर दिखाई नहीं देता प्रधान जी। लगातार जिस प्रकार से दिखता तो है, केवल धरातल के ऊपर वो चीज़ दिखाई नहीं देती। मैं ये बात आपकी मानता हूँ, इसमें हमारी पार्टी भी धरातल तक नहीं जा पाई। जी जी। मैं तो एक आपको मुहावरा से समझाता हूँ, एक उदाहरण से समझाता हूँ। एक माता जी अपने बच्चे को लेकर बाबा जी के पास चली गई और कहा बाबा जी ये तो गुड़ बहुत खाता है। तो बाबा जी ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। तो अगली बार वो गई तो ही जवाब नहीं दिया। तीसरी बार जब गई तो बाबा जी ने कहा बेटा गुड़ खाने से दांत खराब हो जाएंगे, ज़्यादा गुड़ खाने से आपको और बीमारियां हो सकती हैं, गुड़ उतना ही खाओ जितना आपकी सेहत के लिए बढ़िया है। तो उसकी माता जी ने उस बाबा जी से पूछा भी आपने उस टाइम क्यों ना बोला, उस टाइम मैं भी गुड़ खाता था। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक कि खुद में सुधार नहीं होगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को भी कह रहा हूँ कि आप जहाँ नशा है या जहाँ नशा होता है वहाँ कम से कम जाओ, नशे के बारे में आप प्रचार करो कि नशा खराब है सेहत के लिए। जैसे हमारा एक गैर राजनीतिक संगठन युवा कल्याण संगठन लगातार 15 साल से काम कर रहा है और उसमें सफलता भी हमने पाई है। यहाँ चौधरी बंसीलाल जी का जो बड़ा हॉस्पिटल है उसके अंदर नशा मुक्ति केंद्र भी खुले है, उसके लिए हमने बहुत प्रयास किया, लिखा पढ़ी करी, जो भी करे वो करते हैं। अब भी हम सेमिनार लगाते हैं साइकोलॉजिस्टों का। तो मेरा कहना मतलब ये है कि ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि कोई भी नेता जब चुनाव होता है, ख़ास तौर पर उस टाइम, तो शराब की डिमांड की जाती है, दूसरी डिमांड की जाए नशे की डिमांड की जाती है, तो उस नेता को स्पष्ट तौर पर करनी चाहिए कि मैं चाहे मेरा वोट कितने आओ, हारूँ चाहे जीतूँ, मैं नशा के हक में नहीं हूँ और ना नशे को बेचने वाले को मेरे साथ आसपास में रखूँगा। तो तब ये मूल परिवर्तन आएगा और अपने खुद में परिवर्तन करना पड़ेगा। खुद अगर ठीक है तो अगला ठीक हो सकता है। अगर खुद की भी कोई गारंटी ले ले, अब हमारे संगठन है जैसे चाहे कितने व्यक्ति हैं, उसमें मैं सभी को नहीं कहता भी सब ने नशा छोड़ दिया होगा, लेकिन हमने ये करा है कि 75% को हमने नशा छुटवाया है और 20-25% और बच रहे उनको भी छुटवाएंगे। तो मेरा कहना मतलब है कि आज के आसपास का जो दायरा है उसमें भी आप प्रचार करो और घर में भी ध्यान रखो। और मैं तो ये कहता हूँ कि हुक्कार दारू तो छोड़ो,
जो सुक्का नशा है ना, सबसे भयंकर वो है दीपक जी, आप सोच भी नहीं सकते। उसका सुक्का नशे कितना, तो कोई सुगंध आती है ना कोई बात आती है, पता भी नहीं लगता। और जब पता लगता है तो बच्चा उसका बहुत बड़ा आदी हो जाता है, उसका फिर पुरानी जाते हैं, वो बचने का कोई खाना नहीं है। इसलिए मैं धार्मिक जो हमारे संत हैं, सभी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, सभी संगठनों से कहूँगा कि एक बहुत बड़ी आंधी आ रही है सुक्का नशा की, जो घर घर में प्रवेश कर चुकी है। और अगर आप सावधान नहीं रहे तो आपका बच्चा नशे में से मृत होगा। आपको जागरूक होना पड़ेगा। इसलिए पहले आप नाम में सुधार करो और फिर बच्चे को उदाहरण दो, देख बेटा मैं मान लिया हुक्का पीता था या बीड़ी पीता था या शराब पीता था, मैंने छोड़ दी, बेटा कोई नशा मत करो आप। ये आपको उदाहरण देना पड़ेगा बच्चे। बिल्कुल कमल सिंह जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि नशा जो है वो कहीं ना कहीं खतरनाक होता हुआ दिखाई दे रहा है, साबित होता दिखाई दे रहा है। आने वाला समय जो है वो काफ़ी ख़राब होगा, जो व्यक्ति नशे के आदी हो जाएंगे। खैर, आपने एक अच्छी बात की, सामाजिक बात की, हमारे साथ आप जुड़े, इमरजेंसी की भी बातचीत की आपने, और कांग्रेस संगठन को लेकर के भी आपने अच्छी बातचीत की, हमारे बताया भी सही कि आने वाले समय के अंदर संगठन में बहुत बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।